आज हम लोग डिस्कस करेंगे सैयद डायनेस्टी, देन आफ्टर लोधी डायनेस्टी, फिर सल्तनत पीरियड के जो भी आर्किटेक्चर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें 2-3 रूलर्स ही है, जैसे फॉर एग्जांपल सिकंदर लोधी, ये इम्पॉर्टेंट है। सैयद डायनेस्टी में आप खिज़र खान के बारे में थोड़ा याद रख सकते हैं, और आलम शाह जो लास्ट रूलर था। इब्राहिम लोधी भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे जो रूलर्स हैं इसके जो फैक्चुअल टर्म्स हैं उन्हें देखेंगे हम। देन आफ्टर हम इनके सल्तनत पीरियड के जो भी आर्किटेक्चर्स हैं उसको देखेंगे। वायसराइड आर्क एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है सल्तनत पीरियड का, और जितने भी इनके लिटरेचर है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो अभी हम सैयद डायनेस्टी देखते हैं, यानी कि हम लोग तुगलक डायनेस्टी ख़त्म कर चुके हैं। तुगलक के बाद अब आते हैं सैयद डायनेस्टी पे। फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे इसमें कौन कौन से टाइमलाइन एक बार स्टडी कर लेते हैं फिर से। तो टाइमलाइन में हम तुगलक डायनेस्टी को ख़त्म कर चुके थे। देन आफ्टर सैयद डायनेस्टी 1388 में फिरोजा शाह तुगलक मर जाता है। इसके बाद पीरियड आता है सैयद डायनेस्टी का। सैयद डायनेस्टी का बाद इसके बीच में हमने पढ़ा था कि तैमूर का अटैक हुआ था 1398 में। जब तैमूर ने इन्वेड किया उस समय कौन था? मोहम्मद शाह तुगलक था, और लास्ट रूलर था तुगलक डायनेस्टी का। और तैमूर ने काफ़ी ये क्या लूटपाट की, बहुत सारे दिल्ली को बहुत लूटा, और वहाँ पे उसने खिज़र खान को, पंजाब का ये बंदा था, पंजाब पे रूल कर रहा था खिज़र खान, ये तैमूर के अंदर ही था। तो खिज़र खान को दे दिया कि तुम यहाँ पे संभालो जो भी ये है, और तैमूर चला गया चाइना कॉन्कर करने के लिए, और वो अराउंड 1400 के आसपास वो भी मर जाता है। 1406 में तैमूर भी मर जाता है जब चाइना पे वो अटैक करने जाता है। फिर खिज़र खान क्या करता है कि ये अपना रूल इस्टेब्लिश करता है सैयद डायनेस्टी तैमूर के मरने के बाद। तो सैयद डायनेस्टी शुरू होती है 1440 में, और ये 1421 में ख़त्म हो जाती है। तो ये है पूरी सैयद डायनेस्टी की स्टोरी। तो देखते हैं सैयद डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर हैं। तो ये रहा खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी यहाँ पे हमने देखा 1398 to 99 तैमूर द लैम इसने अटैक किया था 1398 एंड 99 में। ये मंगोलिया से था, ये वॉज फ्रॉम मंगोलिया। चंगेज़ खां का ये डिसेंडेंट था, और इन्वेड किया था 1398 में, जब मोहम्मद शाह तुगलक था, लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। और इसने अपना नॉमिनी छोड़ा था खिज़र खान को, जो रूल करने के लिए पंजाब में, और 1404 में ये मर जाता है जब ये चाइना को कनकर करने जाता है। सैयद डायनेस्टी के बारे में देखें तो खिज़र खान, मुबारक शाह। तो खिज़र खान जो था ये तैमूर का नॉमिनी था, एंड ही कैप्चर्ड द दिल्ली एंड प्रोक्लेम्ड एज अ न्यू सुल्तान। इसने दिल्ली को कैप्चर किया, पहले वो पंजाब का था, रूलर था, एंड प्रोक्लेम्ड एज अ न्यू सुल्तान। ये ही वॉज द फर्स्ट ऑफ द सैयद डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर द दिल्ली एंड द सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट। दिल्ली और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट को इसने रूल किया। फिर आता है मुबारक शाह। इनके पीरियड को याद रखना ज़रूरी है, बस आप सैयद डायनेस्टी के पूरे पीरियड को याद रख सकते हैं। 1440 से लेके 1450 तक, 1450 तक रूल करते हैं ये लोग, 1414 से लेके, ठीक है। फिर मुबारक शाह जो है ही सक्सीडेड द खिज़र खान थ्रोन पे। इसने मेवातीस जो राजपूत थे, कटिहार्स और गंगेटिक दोआब एरिया, यहाँ पे अपने सक्सेसफुल एक्सपीडिशंस किए, एंड उसकी जो नोबल्स थे, नोबल्स ने ही इसे मार दिया मुबारक शाह को। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं नोबल्स जो थे उनके पावर धीरे धीरे अब बढ़ने लगते हैं कोर्ट में जो भी सुल्तान आते हैं। और नोबल्स के पावर कब कम है होते रहते हैं, तो एक तो बलबन के टाइम पे बलबन ने काफ़ी नकेल कस के रखी थी जो भी नोबल्स थे। देन आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी, ये दो ऐसे रूलर्स हैं जिन्होंने अपने आप को सुल्तान को ऊपर रखा, और नोबल्स के जितने भी, जैसे इकताज में उन्हें जो प्रोक्लेम इकताज जो रखते थे उसमें भी काफ़ी रोक लगाई अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑल्दो वो मतलब इनहेरिटेंस नहीं था कि आप अपने बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते थे स्मॉल पीरियड के, लेकिन फिरोजा शाह तुगलक ने
नोबल्स को काफ़ी छूट दी, यहाँ तक कि दिया कि उसके बच्चे भी ओन कर सकते हैं आफ्टर फादर के मरने के बाद। फिर सेना भी दे में उसने फिरोज शाह तुगलक ने छूट दी। तो नोबल्स की पावर अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है सैयद डायनेस्टी में। तो एक बार रूलर्स इसके देख लेते हैं। तो पहला खिज़र खान, ठीक है। खिज़र खान ये पहले पंजाब का रूलर था, तैमूर ने इसे वहाँ बैठा के रखा था। बाद में ये दिल्ली का राजा बन जाता है जब तैमूर मरता है। फिर आता है आपका मुबारक शाह। मुबारक शाह के बारे में हमने क्या देखा कि मेवाती जो थे रूलर्स थे, फिर कटिहार और गंगेटिक दोआब एरिया, वहाँ पे इसने बहुत सारे आक्रमण किए और सक्सेसफुल रहा वहाँ पे वो। फिर लास्ट में अब देखेंगे ये मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह के बाद आलम शाह भी है, ये आलम शाह है। तो मोहम्मद शाह थ्रोन पे बैठा, लेकिन इतने नोबल्स लड़ रहे थे आपस में ही कि ये भी ज़्यादा दिन तक रूल नहीं कर पाया और बहुत कम एरिया में रूल करता था। अराउंड 30 माइल का एरिया था, उसी में रूल करते थे, बाकी रेस्ट नोबल्स के अंतर्गत आता था। आलम शाह जो था ये लास्ट सैयद किंग है और इसने बहलूल लोदी को फेवर किया और रिटायर हो गया। तो हमने देखा था कि जो लास्ट रूलर अधिकतर मर्डर कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो लास्ट रूलर है खुद ये बहलूल लोदी के बोलता है कि हम आपके फेवर में ये करते हैं और डिसेंडेंट और उसको एज ए नया रूलर मान लेता है आलम शाह। अब तो देखते हैं कि जो डायनेस्टी जो धीरे धीरे श्रिंक होती जाती है, बस दिल्ली तक ही लिमिटेड है सल्तनत पीरियड में। यहाँ पे पाओगे तो काफ़ी छोटे एरिया में ही अब रूल कर रहे होते हैं, जो दिल्ली का एरिया है। ये है मुबारक शाह, दिस वन इज़ द मुबारक शाह। तो ये रूलर्स हैं और ये लास्ट में ये आलम शाह। तो काफ़ी दिल्ली तक ही कन्फाइन था इनका एरिया, ठीक है। अब बहलूल लोदी के बारे में देख लेते हैं। लोदी डायनेस्टी के बारे में हमने सैयद डायनेस्टी के बारे में देखा। तो बस इसमें खिज़र खान और आलम शाह दो नाम आप याद रख सकते हैं। बहलूल लोदी के बारे में देखें तो ये हैं लोदीस के बारे में आप देख लो। तो लोदीस का जो एरियाज था तो काफ़ी कन्फाइंड ही था इन लोगों का। ये जो एरिया है यहीं तक लोदीस थे। बाकी आप देखोगे इधर धीरे धीरे रीजनल स्टेट इमर्ज होने लगे हैं, जैसे कि ये बेरार का एरिया हुआ महाराष्ट्र में, अहमदनगर, बीदार, बीजापुर। फिर आपको इधर गोलकोंडा वारंगल में विजयनगर एम्पायर अभी इमर्ज हो चुका है। फिर इधर पांड्याज है मदुरई के। तो धीरे धीरे जो रीजनल पावर्स थे वो बढ़ने लगे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इम्पीरियल, यहाँ गंगा रूलर्स थे और इधर बंगाल सल्तनत है, ठीक है। और इधर के जो एरियाज है मेवातीज और जो राजपूत किंगडम्स है, इधर राजपूत किंगडम्स है, ठीक है। ये सब एरियाज है लोदी के टाइम पे। तो एक टाइम था कि इधर के एरियाज भी ये लोग कवर करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे श्रिंक होके बस ये लोग दिल्ली वाले एरिया में और थोड़ा बहुत नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है वो भी लोदीज के अंतर्गत रहता है। तो देखिए हम लोदी डायनेस्टी तो 1451 तक 1450 तक रूल होता है। फिर 1451 में लोदी डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है। बहलूल लोदी, किसने इसको डिसेंड किया था फेवर में बहलूल लोदी को? आलम शाह ने। तो बहलूल लोदी वॉज वन ऑफ द अफगान सरदार। ही एस्टैब्लिश हिमसेल्फ इन पंजाब आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर। तो जब इन्वेजन होता है तैमूर का तो अपने आप को स्टैब्लिश कहाँ करता है? पंजाब में, ठीक है। ही फाउंडेड द लोदी डायनेस्टी, सिंपल सा है कि उसने हु वाज द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी? द बहलूल लोदी। फिर सिकंदर लोदी आता है। सिकंदर लोदी का नाम निज़ाम खान भी था। ही वॉज कॉल्ड द निज़ाम खान। ये बेटा था बहलूल लोदी को, जिसने बिहार और वेस्टर्न बंगाल को कॉन्कर किया। ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, अ सिटी फाउंडेड बाय हिम। तो आगरा जो सिटी है किसने फाउंड किया था? सिकंदर लोदी ने। ऐसे ही जौनपुर है, जौनपुर को किसने किया था? तो जौनपुर का ये था फिरोजा शाह तुगलक ने किया था। किसकी याद में? अपने फादर मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम जौना खान था। ये था सिकंदर वाज ए फैनेटिकल मुस्लिम। इसने बहुत सारे जो सेक्रेड इमेजेस थे उसको तोड़ा। फॉर एग्जांपल ज्वालामुखी जो टेम्पल है और फिर नागरकोट का जो टेम्पल है, इन सब टेम्पल्स को इसने ऑर्डर किया कि डिमोलिश करने के लिए जो भी सेक्रेड इमेजेस थे। एंड मथुरा के भी टेम्पल्स को उसने डिस्ट्रॉय किया सिकंदर लोदी में।
He took a keen interest in the development of agriculture. He introduced the Gaje Sikandar yard of 32 digit of measuring the cultivated field. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि गजे सिकंदरी जो सिकंदर यार्ड है 32 डिजिट यूज किए जाते थे फॉर मेजरिंग द फील्ड्स. दिस इज रिलेटेड टू द सिकंदर लोधी. फिर आते हैं ही वॉज अ पोइट कंपोज द नेम पोएम्स इन पर्सियन विद अ पेन नेम गुलरुखी. ये भी इम्पोर्टेंट है. तो वो एक कवि था जो अपने जो पोएम्स थे पर्सियन में लिखा करता था और उसका पेन नेम था गुलरुखी. फिर इब्राहिम लोधी आता है 1517 से लेकर 1526. ये लास्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का एंड द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली. ठीक है. इसने अबॉलिश किए थे जो भी टैक्सेस होते हैं ग्रेन्स पे. ठीक है. ये बेटा था सिकंदर लोधी का. द अफगान नोबिलिटी वॉज ब्रीव एंड फ्रीडम लविंग पीपल बट इट बिकॉज ऑफ द स्पीसी पैरस एंड द इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसी डेट द अफगान मोनार्की वॉज वीकेंड. फीसी पैरस क्या कि धीरे धीरे अब बढ़ते गया जो भी साम्राज्य है और इनकी अब इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसी दिखी जाती है. इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा जोड़ देते हैं ये लोग और उसके बाद से अफगान मोनार्की धीरे धीरे वीकेंड होने लगती है. मोर ओवर द इब्राहिम लोधी असर्टेड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ सुल्तान. और इब्राहिम लोधी था कि उसने अपने आप को मतलब जो पावर थे सब सुल्तान को दे रखे थे. पहले था ना कि नोबल्स थे तो नोबल्स इससे थोड़ा चिढ़े रहते थे. अब देखो अलाउद्दीन खिलजी ने भी ये भी किया. फिर भी नोबल्स को थोड़ी बहुत लिबर्टी दी थी अलाउद्दीन खिलजी या बलबन ने, लेकिन इसने अपने एब्सोल्यूट पावर रखा था अपने आप को सुल्तान को. डेट्स वाई नोबल्स जो थे इसी के अगेंस्ट खड़े हो गए. और फिर दौलत खान लोधी ये गवर्नर था पंजाब का. ठीक है. पंजाब का गवर्नर था. इसने बाबर को इनवाइट किया कि आप इब्राहिम लोधी को ओवरथ्रो करो. बाबर इसको एक्सेप्ट करता है और एक बैटल लड़ी जाती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में और यहाँ से आपका सल्तनत पीरियड ख़त्म होता है और इसमें इब्राहिम लोधी मारा जाता है और इस तरह से दिल्ली सल्तनत का विनाश होता है. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. तो पहले ये बैटल याद रखना है. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से होता क्या है, ये जो सल्तनत पीरियड है जो सल्तनत डायनेस्टी है पूरी तरह से डिमोलिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे मुग़ल डायनेस्टी इमर्ज होती है. तो फिर आप अकबर बिरबल इन सब की कहानी हम पढ़ेंगे. लेकिन अभी इसमें देख लेते हैं डिक्लाइन का कारण क्या था. तो ऐसे आप रफ जो भी हमने अभी स्टोरीज फॉर्म में देखा, पहले नोबिलिटी वाला प्रॉब्लम होगा कि जितने नोबल्स थे तो उनकी पावर बढ़ने लगी थी क्योंकि इक्ता का जो सिस्टम जो था कि इनहेरिटेंस अलाउड नहीं था. बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उसे इनहेरिटेंस का अलाउंस दे दिया कि अपने बच्चों को भी वो ट्रांसफ़र कर सकते थे. इक्ता का जो ऑनरशिप है ये एक प्रॉब्लम, ये है एक चीज़ है. फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी बहुत सारी गलतियाँ की जो भी उसने एक्सपेडिशन किए. फिर आप देखो धीरे धीरे डिजनरेशन देखने को मिलता है दिल्ली सुल्तनत में और इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसी बढ़ने लगती है. तो सारे कॉजेज देखते हैं. पहला था कि डेस्पोटिक एंड द मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल. तो पहला एक मिलिट्री और डिस्पोटिक टाइप की इनकी गवर्नमेंट थी जो लोगों में विश्वास नहीं था. पहली चीज़ है लोगों पे डिपेंडेंट वाली गवर्नमेंट नहीं थी. डीजनरेशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान जितने में दिल्ली सल्तनत थे उनका डीजनरेशन देखने को मिलता है. जैसे फॉर एग्जांपल मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सारे एक्सपेडिशंस किए, ये भी हमने पढ़ा है. एंड इन कॉम्पिटिशन ऑफ फिरोज शाह तुगलक. वॉर ऑफ सक्सेशन एज देयर वाज नो फिक्स्ड लॉ ऑफ सक्सेशन. कोई भी एक लॉ नहीं था कि कैसे सक्सेशन मतलब कि किसी चीज़ की ऑनरशिप है उसके बेटे को मिलेगी कि नहीं. तो ये जो था ये सही तरीके से नहीं था. यहाँ तक कि आप देख रहे हो कभी स्लेव डायनेस्टी में स्लेव बन रहे हैं, कभी उसका बेटा बन रहा है. तो एक मतलब ये स्टेबिलिटी नहीं थी. ये क्या होता है कि जैसे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, चलो ठीक है, मोनार्की में ही सिस्टम है. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि स्लेव्स भी कभी कभी स्लेव बन जा रहे हैं. ठीक है. या फिर आप वहाँ देखो जब ये लोधी डायनेस्टी बहलूल लोधी को किसने आलम शाह नॉमिनेट कर देता है खुद अपने आप को हटा के. तो इस तरह से देखा जाता है कि कोई भी एक सक्सेशन का जो एक रूल है वो फिक्स नहीं होता है. ग्रीड बढ़ जाती है. इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द नोबल भी इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं. और डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. और वास्टनेस ऑफ द एम्पायर एंड द पुअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छा सुधरता नहीं है इन लोग के टाइम में. फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है.
एक इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि करीब फिरोजा शाह तुगलक के टाइम पे इसने काफ़ी स्लेव्स को रख लिया था, क्योंकि वो दीवाने बंदन गान था जिसमें फिरोजा शाह वाज फाउंड ऑफ स्लेव्स। तो काफ़ी पैसे खर्च हो गए थे इनको स्लेव के मेंटेनेंस में, तो इसके कारण से एक बर्डन था ट्रेजरी पे। फिर इन्वेजन होता है तैमूर का 1398 में, मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम में। तो इस टाइम में भी काफ़ी प्लंडर करता है दिल्ली को, तो इनस्टेबिलिटी आ जाती है और धीरे धीरे सल्तनत पीरियड में देखते हैं कि ख़त्म हो जाता है। तो ये था पूरा हमारा ये 1526 तक। तो ये लास्ट वाले जो पीरियड है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे सल्तनत पीरियड का डिमोलिशमेंट होता है, ख़त्म हो जाती है। तो ये कौन था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच होता है ये? तो इब्राहिम लोदी और कौन था इसके वर्सेस बाबर। बाबर को कौन इनवाइट किया रहता है? बाबर वॉज इनवाइटेड बाई दौलत खान लोधी। दौलत लोधी ने इनवाइट किया था इसको, ठीक है। और यहाँ से पूरी तरह से सल्तनत पीरियड डिमोलिश हो जाता है। डिमोलिश का मतलब कि ख़त्म हो जाता है, इसकी पावर धीरे धीरे श्रिंकन हो जाते हैं। तो ये था पूरा सल्तनत पीरियड जो हमने देखा, खिलजीज, तुगलक एंड देन आफ्टर। अब हम इसके आर्किटेक्चर्स को भी देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं कि जितने जो अटैक हुए थे ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी मंगोलियन इन्वेजन हुए थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। तो इसको देख लेते थे कौन कौन से उसमें मिलिट्री कमांडर थे जो लड़ने के लिए गए थे। देन आफ्टर हम लोग इसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। तो यहाँ शुरू करते हैं इल्तुतमिश से। तो इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश के पीरियड में जब रिजीम उसका चल रहा था इल्तुतमिश का, कब से? 1206 से 1210, 1210 से लेके 1236 तक। तो इसमें कौन था? चंगेज़ खान था। चंगेज़ खान आया था इंदस नदी के पास। फिर अब बहरम शाह देखो, बहरम शाह कब आता है? इल्तुतमिश का बेटा आता है रकनुद्दीन को हटा के उसकी बहन रजिया सुल्तान 1240 तक रहती है। देन आफ्टर आपका आता है बहरम शाह 1241 और 42, 2 साल रहता है। तो बहरम शाह के टाइम पे आप देखोगे कि तैर बहादुर ये पंजाब में एंटर करता है और लाहौर में लूटपाट मचाता है ये। फिर मसूद शाह के बारे में देखें तो 1242 से लेके 1246 तक मसूद शाह रूल करता है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1245 AD बलबन फॉट बैक द मंगोलियंस एंड रिकवर्ड द मुल्तान विच वाज कैप्चर्ड बाय द मंगोल्स। तो आप देखोगे मसूद शाह के टाइम पे बलबन एज अ मिलिट्री कमांडर था उसके रूल में, मसूद शाह के टाइम में। एंड ही फॉट बैक द मंगोल से लड़ा इसने और मुल्तान को रिकवर्ड किया, ठीक है। तो मुल्तान आप देखो तो बहुत एक वल्नरेबल पार्ट था मुल्तान का जो था, यहाँ पे काफ़ी अटैक हुए थे और ये कैप्चर किए गए थे मंगोल्स के द्वारा। तो मुल्तान का पार्ट अभी आपको उधर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के पास दिखेगा। फिर बलबन का देखें तो बलबन के टाइम में 1279, तो बलबन का कैसे? मसूद शाह के बाद कौन आएगा? बहरम शाह के बाद मसूद शाह। देन आफ्टर आएगा नसीरुद्दीन मोहम्मद 1246 से लेके 1266 तक। और उसके बाद से आता है हमारा बलबन कब से? 1266 से लेके 1266 से लेके बलबन कितने तक होगा? क्योंकि शुरू हो जाता है आपका तुगलक डायनेस्टी, ये खिलजी डायनेस्टी 1290 से, तो यानी कि 1290 के आसपास के पीरियड तक बलबन रहता है। नहीं, बलबन 1287 तक, क्योंकि लास्ट में कैकाबाद भी आता है। तो क्या बलबन के पहले कैकाबाद। तो यहाँ पे मशहूद के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद, फिर बलबन, देन आफ्टर कैकाबाद। तो ये आप टाइमलाइन हमेशा रिकॉल करते रहना चाहिए, ऐसे क्या होगा? क्लियर होती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो बलबन के टाइम में 1279 में इसका एक बेटा था प्रिंस मोहम्मद। तो प्रिंस मोहम्मद ये मुल्तान में रूल कर रहा था। तो वहीं मुल्तान जो इसने रिकवर्ड किया था, तो प्रिंस मोहम्मद को वहाँ का रूलर था उस टाइम में। एंड बुगरा खान फ्रॉम द समाना, बुगरा खान था समाना से, एंड मलिक मुबारक फ्रॉम दिल्ली। ये तीनों मिले और मंगोल को डिफीट करने के लिए ये निकले वहाँ पे, इस पर रेड किया।
तो हमेशा मंगोल के इन्वेजन होते रहता था। दिल्ली सल्तनत पीरियड में आप देखो तो मंगोल के इन्वेजन को रोकने के लिए बहुत सारे जो रूलर्स थे मुल्तान वाले साइड में या पाकिस्तान वाले साइड में ही स्टैब्लिश रहते थे। फिर बलबन के टाइम में ही 1286 में तमार इन्वेड करता है इंडिया में, और इसका जो बेटा है प्रिंस मोहम्मद बलबन का, ये मारा जाता है इन द बैटल, और इसको डेकोरेटेड विद द खाने साहिद, और खाने साहिद का टाइटल देता है। फिर आप जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में 1292 में अब्दुल्ला आता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और कहा जाता है करीब 4000 जो मंगोल्स थे दे कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड बिकेम द न्यू मुसलमान, और ये बन जाते हैं न्यू मुसलमान। ये पूछा जाता है नए मुसलमान कौन थे, तो जब अब्दुल्ला आता है अटैक करने के लिए तो उसके नीति में करीब 4000 मंगोल्स जो थे वो कन्वर्ट होते हैं न्यू मुसलमान में जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में। फिर अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जफ़र खान, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उस समय कौन मिलिट्री कमांडर था, तो ही वाज जफ़र खान, जिसने डिफीट किया किसको, जफ़र खान डिफीटेड द मंगोल्स एट द जालंधर एंड सल्दी एंड देयर लीडर वाज टेकन द प्रिजनर। बाद में जफ़र खान वाज किल्ड इन द बैटल, और ये बैटल में मारा जाता है। फिर अब अली बेग और तास भी आते हैं इसमें अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, एंड दे वर गॉट डिफीटेड। फिर लास्ट में मोहम्मद बिन तुगलक, इसके टाइम पे कौन आता है, तारमसरीन खान वॉज एबल टू रीच द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, और मोहम्मद बिन तुगलक इन्हें भी हरा देता है। तो ये मंगोल इन्वेजन्स थे। तो मेनली आप ये जफ़र खान का नाम, तारमसरीन खान, ये नाम याद रखना है, और बलबन से रिलेटेड जो मुल्तान में जो उसने किए, और न्यू मुसलमान कौन थे, तो ये देख सकते हैं मंगोल इन्वेजन। फिर एडमिनिस्ट्रेशन देखें हम इसमें, तो बेसिकली ये लोग ना अब्बासिद खलीफत था बगदाद का, वहाँ से अपने आप को एक मतलब लीगल अथॉरिटी चाहिए, तो ये लोग अपने को वहाँ पे कुतबा चलता था, खुतबा में अपना नाम लिखाना होता था कि चलो हम प्रिंस हैं, यहाँ रूल कर रहे हैं। तो इट मीन दैट द खलीफा बिकेम अ लीगल रूलर, और इसका मतलब ये नहीं होता था कि मतलब खलीफा लीगल रूलर है। इट वाज जस्ट अ मॉरल पोजीशन खलीफा का। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में आप देख लो दीवान वजीरत, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस कहते हैं। तो दीवान वजीरत को ही इसने दो पार्ट में बांटा था बलबन ने, तो दीवानी वजीरत और दूसरा पार्ट उसने रखा दीवानी अर्ज किया उसने। दीवानी अर्ज किससे, मिलिट्री डिपार्टमेंट। फिर दीवानी अरीज, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट। अरीज ममालिक, तो किसने ये इस्टेब्लिश किया था, इट वाज बलबन के द्वारा। दीवाने इंसा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, इसके जो हेड है उसको क्या बोला था, दाबीर ममालिक, ठीक है। फिर आता है दीवानी रिसालत, डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स, ये था किससे, दाबीर मुल्क, इसके हेड को बोलते थे। दीवाने मुस्तक खराज, इज ऑल्सो डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ये बनाया गया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे फाउंड किया था। दीवाने रियासत इज रिलेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। इसके जो ये थे हेड, उसका नाम था राय से मुमालिक, फाउंडेड बाय द अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने को ही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एमपीटी से एस्टैब्लिश किया था। दीवाने बंदन खान, स्लेव्स रिलेटेड टू द एफएसटी, फिरोजा शाह तुगलक। और फिर इसमें फिरोजा शाह तुगलक, हाँ। फिर दीवाने खैरात, ये डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी थी, दिस इज फाउंडेड बाय द फिरोजा शाह तुगलक। और डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन इस्तियाक, तो ये आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे इसलिए इसे हाईलाइट किया। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन ऑल्सो रिलेटेड टू द फिरोजा शाह तुगलक। इसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो इसको मैं दिखाता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट थे इनके, ये था। पहला हुआ आपका सुल्तान मेन पावर हुआ किंग, ठीक है। ठीक इसके नीचे कौन होते थे, एकता जब प्रोविंस को लीड करने वाले, मुक्तीज या वालीज कहते थे इनको, दे आर टाइप ऑफ गवर्नर हो गए। उसके नीचे छोटा पार्ट प्रोविंस से क्या है, डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था सीख,
तो सीख के जो हेड होते हैं उसको सिकदार बोलते हैं, ठीक है। और सिकदार के नीचे परगना आता था, तब डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हो गया ये। तो सब डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे तो 3 तरह के ये हुए। एक तो रेवेन्यू कलेक्टर हुआ जिसे हम आमिल बोलते हैं, एक ट्रेजरर हुआ, ठीक है, जो खजाना की देखभाल करता है, तो खजानदार हुआ, और मुंसिफ जो अकाउंटेंट। तो परगना लेवल पे क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए 3 ये थे, ऑफिसर टाइप कह सकते हैं। तो आमिल क्या करता था, इनका काम था रेवेन्यू कलेक्टर, रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है। ये अकाउंटेंट मतलब खाता बही देखता था, मुंसिफ। और यहाँ पे खजानदार, खजानदार मतलब जो भी ट्रेजरी में जो पैसा आया, तो पहला काम क्या करेंगे, पहला काम आमिल जाएगा, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। रेवेन्यू जब कलेक्ट किया तो हो सकता है कुछ करप्शन करे, इसीलिए मुंसिफ उसके साथ जाएगा, अकाउंटेंट। वो चीज़ों को रजिस्टर में लिखेगा कि इतने रेवेन्यू इस गांव से आया, और इसे एक ट्रेजरी में डाला जाएगा, मतलब कोई एक जगह होगा जहाँ पे ये सारे पैसे को डाला जाएगा। इसे बोलेंगे खजानदार, खजानदार ट्रेजरर। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट में ये सब रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था। और ठीक नीचे आप जाओ विलेज लेवल पे, तो यहाँ पे कौन थे, मुकद्दम और चौधरी। तो ये याद रखना है एक सीक्वेंस। ये एडमिनिस्ट्रेशन था बेसिक सल्तनत पीरियड का। तो यहीं पे इसने समझाया है ये कहाँ गया, हाँ ये एकता, एकता के हेड कौन थे, मुक्तीज या वाली। सीख क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट, सिकदार। परगना कौन सा लेवल हो गया, परगना में आपके आ गए हैं तालुका, जिसमें चौधरी या आमिल थे। और लास्ट में आपके मुकद्दम या खूट बोलते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है बुक के अनुसार। अब बेसिकली आप इसको याद रखो, ये जो पिक्चर में है, यहाँ पे है मुक्तीज वालीज, फिर परगना या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिस इज कॉल्ड द खजानदार, आमिल, मुंसिफ, और लास्ट में मुकद्दम और चौधरी, ठीक है। अब आते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पहला कि इनके फीचर्स क्या आते हैं। तो तुर्किश कंकरस जो थे, पहला इनके जो भी आर्किटेक्चर इन्होंने बनाए उसमें एक डोम था। डोम जो ऊपर वाला जो गोल तरह का जो हेमी स्फेरिकल जो पार्ट होता है, लॉफ्टी टावर्स, ठीक है, एंड ट्रू आर्क अनसपोर्टेड बाय बीम, मतलब आर्क बनता था लेकिन कोई एक सपोर्ट नहीं होता था, वो सराइड आर्क बोलते हैं इसे। तो इन्होंने इसे एस्टेब्लिश किया। फिर थर्ड वन इज द वॉल्ट, ठीक है, फोर्थ वन इज द वॉल्ट। और इनको नॉलेज था इसका कंक्रीट और मोटार का, तो बहुत सारे जितने बिल्डिंग्स बने उसमें इन्होंने कंक्रीट और मोटार का यूज़ किया। ऑल्दो इसके पहले ये यूज़ नहीं किया जाता था उतना, बहुत कम यूज़ होता था इंडिया में। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था इसे। और ये एक ब्यूटीफुल प्रेयर हॉल बनाया गया था। कहा जाता है कि करीब 2.5 दिन में ये तैयार हो गया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने 3D प्रिंटिंग डेवलप कर ली हो। तो एक्चुअली में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये एक संस्कृत ये था, यूनिवर्सिटी था एक तरह का, उसी को इन्होंने कन्वर्ट करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो मैं दिखाता हूँ कौन सा है ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, हाँ ये रहा 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। तो ये एक तरह का संस्कृत महाविद्यालय था, संस्कृत महाविद्यालय था ये, और इसको बनाया गया था। तो इस ये अजमेर में है ये। इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लें, तो दिस वाज द फर्स्ट, ये ऐसा था जिसमें कार्व किया गया था मेहराब ऑफ वाइट मार्बल, और एक डेकोरेटिव आर्क स्क्रीन था, ठीक है। तो आप यहाँ देख भी सकते हो, तो ये आर्क था इसमें, और मार्बल से इसे सजाया गया था, ठीक है। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। दूसरा आर्किटेक्चर से आप देखो तो दूसरा आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है गयासुद्दीन बलबन का, जो टॉम्ब है उसका मेहरौली दिल्ली में। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे आपको वॉशराइड आर्क बोलते हैं, वो देखने को मिलता है हमें गयासुद्दीन बलबन में, यही है वॉशराइड आर्क। तो यहाँ पे क्या है, ये जैसे कि आपको पार्ट दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो आप, ये जो पार्ट है ऐसे ब्लॉक टाइप का, एक ब्लॉक यहाँ दिखा, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, फिर ये ब्लॉक, एक बीच में क्राउन इसे बोलते हैं, एक मिनट, ये क्राउन हुआ, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हुए यहाँ पे। तो इस ब्लॉक्स को क्या बोलते थे हम, जितने ब्लॉक्स हैं
वॉशायर, VOUSIR, ठीक है। और जो बीच का जो पत्थर लगता था, दिस इज कॉल्ड द क्राउन। तो ये था वॉशराइड आर्क। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर्स था जितने भी इस टाइम में आर्किटेक्चर्स बने। तो ये आप देख सकते हैं, ये वॉशायर्स है और बीच में एक आर्क होता था। तो ये टॉम ऑफ गयासुद्दीन बलबन ने महरौली में। तो वहाँ पे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्रू एंड वॉशराइड आर्क का। फिर आप खिलजी पीरियड में भी देख सकते हैं। खिलजी पीरियड में भी जो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है उसे बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो वहाँ पे भी हमें वॉशराइड आर्क देखने को मिलता है। तो कहाँ गया, हाँ, दिस निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह। तो यहाँ पे भी आपको ये जो आर्क बने हैं उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी हमें वॉशराइड आर्क देखने को मिलते हैं ना। और फिर एक मिनट, फिर हम चलते हैं इसमें। तो 2-3 पॉइंट बस ये याद रखना है। और उसके बाद से एक है डबल डोम्स। तो लोधी डायनेस्टी के टाइम में हम देखें तो आर्किटेक्चर काफ़ी लिमिटेड हो गया था उस टाइम में, क्योंकि जो डायनेस्टी भी है काफ़ी श्रिंक हो गई थी, दिल्ली तक की लिमिटेड थी। तो डबल डोम का जो कंस्ट्रक्शन है लोडीज़ के टाइम में हुआ था। एक मोथ की मस्जिद है, मोठ की मस्जिद, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ये मस्जिद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डबल डोम, ठीक है। तो ये मोथ की मस्जिद, तो ये सिकंदर ने ही बनाया था। ये लोदीज़ के टाइम पे हुई थी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का प्राइम मिनिस्टर था, इसका नाम था क्या, वजीर मियाँ भोइया। तो इसके बारे में भी पूछा गया किसने इरेक्ट किया था इसको। तो दिस वाज इरेक्ट बाय द वजीर मियाँ भोइया 1505 में। तो यहाँ से कंप्लीट होता है। देन आफ्टर अभी लिटरेचर देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से हैं। लिटरेचर याद रखना ज़रूरी है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो तहकीक हिंद, तबाक नसीरी और तुगलकनामा, ये सब याद रखना है। तो इसमें देखें तो मेनली एक तो अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो ने बहुत सारे रूलर्स के टाइम तक रहा है ये। इसका जन्म यहाँ पे ईटा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ईटा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे यूपी में है ये। और अमीर खुसरो को बोला जाता है पैरट ऑफ इंडिया था ये। तो करीब 7 रूलर्स के टाइम तक इसने अपना सर्विस दिया और बहुत सारे सितार भी इसने इन्वेंट किए। बहुत सारे लिटरेरी वर्क देखने को मिलते हैं अमीर खुसरो के। तो पहला तहकीक हिंद, ये अलबरूनी ने इसका ऑथर था। और अलबरूनी वाज ए अरेबियन स्कॉलर हु रोट अबाउट द स्लेव डायनेस्टी। इसने स्लेव डायनेस्टी के बारे में लिखा। तबाक नसीरी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। तबाक नसीरी, इसमें मिनहाज सिराज ने इसे लिखा था और गिव्स अकाउंट ऑफ इल्तुतमिश के रीजन के बारे में बताता है। तो इसमें अगर देखें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था कहाँ पे, जो नालंदा विश्वविद्यालय में, उसका वर्णन भी इसे तबाक नसीरी में मिलता है। तो बख्तियार खिलजी, ठीक है, खिलजी ने जब अटैक किया था तो उसका भी वर्णन हमें में से मिनहाज सिराज ने किया है। तो तबाकत नसीरी, और इसमें हमें इल्तुतमिश में के रीजन के टाइम में जो भी चीज़ें हुए थे उसके बारे में देखने को मिलता है। लैला मजनू, अमीर खुसरो, ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। खजाइन उल फतह, फतह मतलब किसी चीज़ को कनकर करना, अरबिक वर्ड है। तो फतह, तो ट्रेजरस ऑफ विक्ट्री, ये भी अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। रिलेटेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो ने लिखा। फिर आप तुगलकनामा पे आ जाओ, तो ये गियासुद्दीन तुगलक के बारे में अमीर खुसरो ने ही लिखा था, तुगलकनामा। फिर नूह सफिर मतलब ये अमीर खुसरो, दिस इज द पोइटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। फिर आए फतवाए जहांदीरी और तारीख फिरोजा शाही, ये दोनों बुक जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी, ठीक है। फतवाए जहांदीरी एंड द तारीख फिरोजा शाही, जियाउद्दीन बर्नी ने। इट गिव्स अकाउंट ऑफ द तुगलक डायनेस्टी एंड फिरोजा शाह तुगलक के बारे में, तारीख फिरोजा शाही। फिर फिरोजा शाह तुगलक ने खुद अपने बारे में एक बुक लिखी थी जिसे बोलते हैं फतवाए फिरोजा शाही, ठीक है। इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ हिज रेन के टाइम में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में दिखाता है। फिर किताब उल्फ तहकीक अलबरूनी ने लिखी अबाउट द इंडियन साइंसेस। अलबरूनी भी एक काफ़ी अच्छा स्कॉलर था
और इसने एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा, एस्ट्रोनॉमी में कुनून उन मसौदी, ठीक है। मिनरोलॉजी में जवाहिर, तो जवाहिर अभी भी यूज़ होता है ये वर्ड, जौहरी जो बोलते हैं, तो मिनरोलॉजी से रिलेटेड ही है ये। फिर कमास इसको लिखा था फिरोजाबादी ने, दिस इज़ अ डिक्शनरी है, एक तरह की अरेबिक वर्ड की डिक्शनरी। ताजुल माथिर हसन निज़ामी ने, दिस इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ इलबारीज यानी स्लेव डायनेस्टी के जितने रूलर थे उसको इलबारीज कहते थे। तो ताजुल उल माथिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने ये सर्कल ये किया, स्क्वायर किया है, जो रेक्टेंगल में लिखा हुआ है वही इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड। चचनामा लिखा अबू बकर ने, हिस्ट्री ऑफ सिंध रीजन के बारे में। फिर खामसा अमीर खुसरो ने लिखा, लिटरेचर और पोइम से रिलेटेड है। शहनामा फिरदौसी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। फिरदौसी किससे रिलेटेड है? दिस इज अबाउट द मोहम्मद गजनी का रेन के बारे में, मोहम्मद गजनीज रेन, मतलब उसके शासन के बारे में। किताब उल रहला इब्ने बतूता, ये ट्रैवलॉग था, और इब्ने बतूता को कहा जाता है कि काफ़ी इसने एक्सटेंसिव पीरियड तक इसने ट्रैवल किया, अराउंड 30 ईयर्स तक इसने ट्रैवल किया था, और 11 आई थिंक 1,17,000 किलो माइल्स तक इसने ये किया था, ट्रैवल किया था। फिर आता है सीरीन खुसरो, हसद बेसत, हिस्सत बेशत, ये सॉन्ग भी है एक, हिस्सत बेशत, ये अमीर खुसरो ने लिखा। सीरीन खुसरो, अमीर खुसरो, तारीख़ फ़िरोज़ा शाही, शम्स ए सिराज, ये तुगलक्स की हिस्ट्री के बारे में है। फिर फुतुह उल सुल्तान, ये बहमानी, ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा क्योंकि फुतुह उल सुल्तान ऐसी बुक है जिसमें बहमानी किंगडम के बारे में हमें डिस्कशन मिलता है, फुतुह उल सुल्तान। तो इस तरह से पूरा सल्तनत पीरियड ख़त्म हुआ, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। यहाँ पे हमने आर्किटेक्चर्स देखे, तो डबल डोम्स जो मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी ने बनवाया था। फिर और भी इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जो ये था इसका जस्टिस सिस्टम, पहले क्या था कि आपको मुहतासिब से ये करना होगा विलेज रीजनल लेवल पे, फिर काजिल उल ममालिक, और देन लास्ट जो डिसीजन मेकर था दैट इज किंग, सुप्रीम कोर्ट टाइप का। इस तरह से यह इनका जस्टिस सिस्टम था। और ये था सुल्तान का, तो ये है आपका फाइनल कोर्ट ऑफ अपील सुल्तान। यहाँ नीचे देखे दीवाने वजीरत, दिस इज द फाइनेंस डिपार्टमेंट। वजीर कौन था? वजीर इज इन चार्ज ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस से रिलेटेड होता है वजीर। इसमें है आपका ऑडिटर जनरल, तो इसे बोलते हैं मुस्ताफो ममालिक, मुशरिफ तो अकाउंटेंट जनरल, ठीक है। फिर दीवाने मुस्तकराज, ये अलाउद्दीन खिलजी ने यह पोस्ट इस्टेब्लिश किया था, ये कलेक्टर ऑफ एरियस ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अरीज, ये इसे वजारत से ही निकाल के बनाया था बलबन ने, अरीज़े ममालिक इसका हेड होता था, इस्टेब्लिश बाई बलबन, क्रिएटेड फ्रॉम द दीवाने वजारत। तो पूछा भी जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट से क्रिएट किया गया था, इट वॉज क्रिएटेड फ्रॉम द दीवाने वजारत। फिर दीवाने इंसा, स्टेट कॉरस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट, हेडेड बाई द दाबीर उल ममालिक। फिर आता है दीवाने रिसालत, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। ये इंपॉर्टेंट है, और टर्म्स क्या है रिलेट नहीं हो पाता, रिसालत, तो इसे याद रखना है, रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड है, हेडेड बाई सदर उस सुदूर। बंदनगान, तो ये फेमस है FST के लिए क्योंकि इसने करीब 1,80,000 स्लेव्स रखे थे, यही कारण भी हुआ सल्तनत पीरियड के फाइनेंस पे काफ़ी बुरा असर पड़ा। अमीर कोही, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे इस्टेब्लिश किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो दोआब एरिया में इसने टैक्सेशन लगाए थे, कहा जाता है कि इसने 50% टैक्सेशन लगाए थे, तो ये एस्टिमेटेड था। और जो अगर आप अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में देखो, अलाउद्दीन खिलजी वो मेज़र करके फिर उसके बाद 50% लेता था, लेकिन इसके टाइम में एस्टिमेटेड था, मतलब उससे मेज़रमेंट के थ्रू नहीं था कि मेज़रमेंट के बाद आपको 50% और प्रोड्यूस देना है। लेकिन अमीर को जो MBT के टाइम पे इसने टैक्सेशन लगाए थे, तो अराउंड 50% का टैक्स लगाया था उसने। अदर भी ये थे ऑफिशियल्स थे, फॉर एग्जांपल आमिर हाजिब
मास्टर ऑफ सेरेमनीज एट कोर्ट, कोर्ट में जो भी सेरेमनी होंगी उसके लिए। फिर बरीद उल ममालिक, बरीद जो थे दीज आर द हेड ऑफ स्टेट न्यूज एजेंसी असीड बाई द बरीद, मतलब इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे ये। मुहियांस दे आर द सीक्रेट स्पाइज थे ये। और काजी उल ममालिक दिस इज द चीफ जज ऑफ सल्तनत, ठीक है, सल्तनत के चीफ जज थे। तो वहाँ पे हमने देखा काजी उल ममालिक, तो ये चीफ जज होते थे, चीफ जज, ठीक है। और ये काजी इसके बाद, और मुस्तिफ, ये सब विलेज लेवल पे थे। तो इसके बाद से हमने देखा, ये भी आप एक बार देख सकते हो, ऐसा हमने पढ़ लिया है कि जो प्रोविंशियल लेवल पे इकताज थे, कहाँ गया एकता, एकता में एक, अरे यार प्रोविंशियल लेवल पे कौन थे, इक्तदार। और बाकी भी हैं इसमें, जैसे कि वाकिफ हुए, दे आर द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्टिंग रेवेन्यूज, साहिबे दीवान, तो दे मेंटेन द अकाउंट ऑफ इक्ताज एंड सेंड देम टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इतना डीप में नहीं जाना, एक बार देख सकते हैं बस। फिर अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने देखा सिकदार, सिकदार था ऑफिस इन चार्ज ऑफ मेजरिंग अ सीक, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट को नापने वाला जो मेजरिंग है, दिस इज रिलेटेड टू सिकदार। फिर आपका लोअर लेवल पे परांगना, सब डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं इसे। तो इसमें आमिल हमने देखा, मुशरिफ देखा, और खजानदार देखा हमने, कि एक अकाउंटेंट होगा और वन इज द खजानदार। आमिल क्या करेगा, ही वॉज द रेवेन्यू कलेक्टर। फिर विलेज लेवल पे मुकद्दम, इसमें देख लेते हैं मुकद्दम, ये विलेज हेडमैन हुआ। पटवारी, अभी भी पटवारी यूज होता है टर्म, तो ये विलेज अकाउंटेंट। खूट, खूट क्या थे, विलेज के रेवेन्यू कलेक्टर थे। चौकीदार, चौकीदार रिलेटेड टू द वॉचमैन, चौकीदार अभी भी ये टर्म यूज होता है। दीवाने निजारत, विलेज रेवेन्यू डिपार्टमेंट था ये, हो सकता है ये आ सकता है कि जो विलेज रेवेन्यू डिपार्टमेंट था उसका नाम क्या था। तो दीवाने निजारत इज अ विलेज रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। और फिर हम देखते हैं इसमें, ये था, ये हम देख लिया, सिकदार में मुंसिफ, आमिल, खजानदार, और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से पूरा सल्तनत पीरियड कंप्लीट होता है। सारे हमने आर्किटेक्चर्स देख लिए, एक बार रिवर्स रिवीजन करते हैं हम लोग। तो ये हमने देखा, ये क्लियर है, ये भी अभी हमने देख लिया है। ये जो जस्टिस सिस्टम था, मुहासिब, मुहासिब के बाद काजी, फिर काजी उल ममालिक, फिर किंग। फिर हमने यहाँ पे पूरा एक देखा कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है इनका, ये भी हमने देखा। फिर आर्किटेक्चर, मोर्त की मस्जिद, डबल डोम, निज़ामुद्दीन औलिया, वॉशराइड आर्क इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारे बुक्स देखे हमने, अमीर खुसरो का देखा, इम्पोर्टेंट है, अलबरूनी हुए, फिर आपका जियाउद्दीन बर्नी हुआ, इन सब के नाम याद रखने हैं। तबाकत नसीरी, मिनाज और सिराज, जिसमें हमें बख्तियार खिलजी ने जो अटैक किया था उसके बारे में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, बलबन की जो मॉस्क है, जो टॉम्ब है, वो फर्स्ट ट्रू एग्जाम वॉशराइड आर्क। फिर हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देखे, ये वॉशराइड किसे का, तो उसे देखा, ये गयासुद्दीन बलबन का टॉम्ब होगा। दिस वन इज अढ़ाई दिन का झोपड़ा, और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत विद्यालय को ये करके बनाया था। बैलून लोधी डायनेस्टी को देखा हमने, लोधी कैसे लिमिटेड हो जाते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, इसको देखा हमने। फिर सैयद डायनेस्टी के बारे में देखा इसमें। खिज़र खान, खिज़र खान कौन था, तो तैमूर जब वापस लौटा तो तैमूर का ये एक बंदा था जिसे पंजाब में इसने इस्टेब्लिश किया था। लेटर ऑन ये सैयद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करता है। फिर फिरोज शाह तुगलक में हमें देखा कि MBT के जो भी एक्सपीडिशन हुए काफ़ी फेल हुए, इसके कारण ये भी रीज़न हुआ सल्तनत पीरियड के डिक्लाइन में। फिर FST भी उतना कैपेबल रूलर नहीं था ये। और स्लेव जो दीवाने बंदरगान का जो देखे हैं, कैनाल सिस्टम, इससे रिलेटेड था। फिर अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर था ये। इसके टाइम में आप देखो तो साउथ में एक्सपीडिशन शुरू हुए हैं। फिर इधर है मलिक काफूर, इसका एक कमांडर था, मिलिट्री कमांडर, स्लेव था, तो साउथ में बहुत सारे जगहों पे इसने अटैक किया। फिर हमने देखा स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं ये। उस समय ओनली रूलर जो थी जिन्होंने रूल किया।
एज ए मुस्लिम वुमेन होने के बाद भी 6 साल तक इसने रूल किया। और इल्तुतमिश ने रजिया को ही बनाया था रूल करने के लिए, ऑल दो नोबल्स इससे अग्री नहीं करते थे। फिर ये एक्सपेडिशन है किसके, तो अलाउद्दीन खिलजी के डिफरेंट पार्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल काकेटे रूलर था वारंगल का, यहाँ पे इसने अटैक किया था। देवगिरी में रामचंद्र जो यादव रूलर थे, यहाँ पे होशाला वीर वल्लभाथरी द्वार समुद्र में, और मदुरई में कौन थे, वीर पांड्या। तो ये सब देख रहे हैं। और लास्ट में हमने ये टाइमलाइन देखा। तो अब टाइमलाइन हमारा कंप्लीट होता है और लास्ट में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है और पूरी तरह से सल्तनत पीरियड का डिक्लाइन हो जाता है। इसके बाद से हम देखेंगे मुगल डायनेस्टी के बारे में, और मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें घटना चक्र के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वो क्वेश्चंस नहीं होंगे, उसमें के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो फॉर एग्जांपल जो बॉक्स में भी दिए हुए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे घटना चक्र की जो बुक है। ठीक है, तो क्या होगा, उससे रिवाइज भी हो जाएगा। इसी नोट्स को हम लोग साथ में रखेंगे और डिफरेंट जो टर्म्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर नोट्स में हम देखेंगे। तो नोट्स भी रिवाइज होते रहेगा और हम लोग नए जो क्वेश्चंस हैं उसको भी टैकल कर पाएंगे। तो मैं घटना चक्र के सारे क्वेश्चंस को नहीं टैकल करूँगा, वही क्वेश्चन जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी जो क्वेश्चन है आप इस नोट्स के थ्रू कर सकते हो, और जो क्वेश्चंस थोड़े हार्ड हैं आप वो पर्टिकुलर सेशन करोगे तो सल्तनत पीरियड के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQs वो आप उससे क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।